नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आज अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं और उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र चार्जशीट जारी की है। इस आरोप पत्र के जरिए शाह ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का युग बताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भयमुक्त बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठाते हुए कहा, पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनावी नतीजों से अटूट रूप से जुड़ी है। आज देश में घुसपैठियों के प्रवेश का केवल एक ही मुख्य रास्ता बचा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। अगर बंगाल को घुसपैठ से मुक्त करना है तो यह सत्ता परिवर्तन बेहद जरूरी है। वहीं शाह के चार्जशीट जारी करने के बाद टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया और चुन चुन कर निशाना साधा। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बंगाल में भेदभाव की राजनीति चल रही है, चारों तरफ अराजकता है, घुसपैठ बड़ी समस्या बंगाल में। तो वहीं टीएमसी ने कहा, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी राजनीति में किसी भी हद तक जा सकती है। चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। आप लोग सबों ने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकटोत्सव दिवस पर वो आए थे और वहां आकर उन्होंने, क्योंकि ये लोग तो सब श्री राम बोलते हैं, सिया राम तो नहीं बोलते, हम भी सिया राम बोलते हैं क्योंकि उनमें आस्था है। वहां आए तो अमित शाह जी ने राजनीति देखी, कैसी महीन राजनीति करते हैं ये लोग। वहां पर आए तो उन्होंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बात खत्म। जबकि पूरा क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम को भूल गए क्योंकि वहां पर कृष्ण थे। यह इनकी मानसिकता है, यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो देखिए, बंगाल को लेकर सियासी पारा एक तरफ हाई है, तो वहीं आज एक चार्जशीट जारी की गई है। यह चार्जशीट बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने जारी किया और कहा कि बंगाल में क्या है पूरे 15 पॉइंट में गिना दिया। दूसरी तरफ टीएमसी का पलटवार भी सामने आता है। सवाल यह है कि इस बार बंगाल का चुनाव जो है, बंगाल की चुनावी रणनीति कैसी होने वाली है। सवाल यह है कि क्या ममता अपना किला बचा पाएगी या फिर बीजेपी फतह करेगी या फिर बीजेपी को नुकसान होगा। कांग्रेस कहां है यह भी जानेंगे हम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ, एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले परिचय करा दूं, संदीप सिंह नेता कांग्रेस का हमारे साथ हैं, सोफिया खान है टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ है, चंद्रशेखर बसोटिया प्रवक्ता पश्चिम बंगाल के वो हमारे साथ है। चारों प्रवक्ता हमारे साथ हैं।
सबसे पहले चंद्रशेखर जी आपके पास आएंगे। चंद्रशेखर जी, एक चार्जशीट जो आई आप लोगों को लेकर आए हैं, भय या भरोसा, आप ये कह रहे हैं भय या भरोसा, तो आपने जिसे भय बताया उस पर जनता क्यों भरोसा करेगी? आपने जिस पर भरोसा किया या फिर भरोसा जता रहे हैं उस पर जनता क्यों भरोसा करेगी? आपसे जानना चाह रहा हूं, क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हमने भय जिसको बताया उस पर भरोसा इसलिए है, जो जनता ने 15 साल भोगा है, हमने उसको आज किताब के स्वरूप में जनता के सामने इसलिए रखा कि ये 15 साल में सरकार ने दिया है। और भरोसा इसलिए है कि हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं जो 15 साल बेबस थे अब वो और नहीं होगा, क्योंकि हमने जो भी बात कही है ये कोई हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बंगाल के लोगों ने झेला है। चाहे वो कोयले की चोरी हो, चाहे वो तिरपाल चोरी हो, अम्फान में भी 1000 करोड़, या फिर वहाँ जो मनरेगा जिसकी बात टीएमसी हमेशा करती है, 100 दिन के पैसे खा गए, 100 दिन के पैसे खा गए। अरे 100 दिन के जो जॉब कार्ड होता है उसमें इन्होंने फर्जी लोगों को ढुकाया हुआ था। तो केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी से करवाई तो पता चला कि ये फर्जी है। तो केंद्र ने कहा भाई आपको पैसा चाहिए, हम पैसा देने तैयार है, पर आप हमें हिसाब दीजिए। तब से मुख्यमंत्री का अपना नारा है कि ना खाता ना भाई, जो मैं बोलूंगी वही सही। और आज ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो नहीं, मेरे सामने भी है, ये जनता की फीलिंग है, ये मैनिफेस्टो नहीं है। ये जनता को ने झेला है इन सब कुकर्मों को। चलिए, ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर है। मैं सोफिया खान आपके पास आ रहा हूं। सोफिया जी, जो बात कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप चंद्रशेखर जी को सुन पा रहे हैं कि भाई 15 साल से झेला है जनता ने और ये किताब उसकी बानगी है, ये सबूत है। तो सिर्फ चुनाव में सबूत सामने आते हैं क्या, या फिर वाकई 15 साल में झेला आप लोगों ने? क्या बीजेपी का ये भरोसा जनता पर उतरेगा खरा? सोफिया जी नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सांसद में नेहरू के परिवार, नेहरू जी को ये लोग काफी याद करते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। देखिए, इनके कुछ भी कहने से कुछ बदल नहीं जाता। जो लोग, मैं कहूंगी भारतीय कतार पार्टी, जिन लोगों ने पूरे देश को 11 साल में सिर्फ कतार में लगाया है, ये लोग कहने के लायक बचे नहीं हैं, क्योंकि देश अब समझ चुकी है, जनता अब समझ चुकी है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में ही इस तरीके का जो माहौल है। तो पश्चिम बंगाल में देखिए, अभी 2024 में भी जो चुनाव हुआ, 21 में हुआ, उसमें तो ममता बनर्जी बहुमत के साथ जीती ही थी, लेकिन 2024 में इन लोगों ने जो दावा किया कि बंगाल में हिंदू खतरे में है या बंगाल में लोगों को मारा जा रहा है, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि 2021 के बाद जब 2024 में सांसद का चुनाव जब हुआ था, उसमें इनके जो सांसद थे वो 18 से गिरकर 12 पे आ गए। क्यों? क्योंकि जनता ने नकारा। जनता को इन्होंने भ्रमित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जनता ने, जो ग्राउंड लेवल में जो लोग काम करते हैं, जो जमीन में उतर कर काम करते हैं, वो नेशनल टीवी में बैठकर, दिल्ली से बैठकर जो नजारा नहीं देखते, तो जनता ममता बनर्जी के साथ है। और उसके लिए ये 15 साल की जो इनको हमारी जो रिपोर्ट कार्ड है, ममता बनर्जी की जो रिपोर्ट कार्ड है, उसको हमने नाम दिया है उन्नयनेर पांचाली। उस उन्नयनेर पांचाली में सब कुछ लिखा हुआ है, जुमलों वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट जो लोग वाकई में चुनाव से पहले भी पाते आ रहे हैं और चुनाव के बाद भी पाते आ रहे हैं, वो सारी स्कीमें की मैं बात कर रही हूँ। वो कन्याश्री हो, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को स्कूलों में पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने पढ़ाई को कर सके। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसके लिए अवार्ड मिला है, कन्याश्री, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद रूपोश्री, ताकि बच्चियों की शादी हो सके। उसके बाद अभी युवा साथी है, लक्ष्मी भंडार, कई महीनों से, कई सालों से चला आ रहा है, जहां पर जो भी हाउसवाइफ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन को यापन कर सके। ये लोग कहते हैं भीख है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये जनता का पैसा है, जनता को मिल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से जनता ममता दीदी के साथ है और आगे भी साथ रहेगी। मैं वापस आऊंगा। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी, की बात करते हैं हम, लोग धर्म की बात नहीं करते। और ये लोग केवल ममता बनर्जी को, इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं। अभी पूछ लीजिए क्या ब्लूप्रिंट है, मैं गिरा दूंगी। मैं वापस आऊंगा सोफिया जी, मैं गिरा दूंगी। उस ब्लूप्रिंट पे भी बात कर लेंगे। सोफिया जी, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। संदीप जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस के विशेष, कांग्रेस के नेता हैं, और निरंजन पोद्दार जी भी, उनसे भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। संदीप जी, इस चार्जशीट में कांग्रेस का जिक्र नहीं है। कांग्रेस कहां इस चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो अगर आरोप है, कोई प्रत्यारोप है, तो
वो न्यायालय का विषय है कि कोर्ट का विषय क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप देखिए चुनावी दौर में इस तरीके की चीज, चुनावी दौर में इस तरीके के बिल्कुल फाइलें खोल कर लाना, ये भी सरासर मैं कहूंगा हर तरीके से गलत और पूरी तरीके से मतलब निरस्त कर देना चाहिए इन चीजों को। पूरी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे, चाहे वो सोशल मीडिया के अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उन पर बैन लगाने का काम कर रही है। आज देखिए पिछले कुछ दिनों में मेरा ट्विटर अकाउंट जो कि 1.5 लाख फॉलोवर से बैन कर दिया गया है। भारत के अंदर मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं देखा जा सकता। तमाम ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रहे हैं चुनाव के अंदर। क्यों? क्योंकि वो गैस किल्लत की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वो पेट्रोल में जो लाइन लग रही वो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वो देश के अंदर जो लगातार दलित मुस्लिम पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठा रहे हैं। आप सोचिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतना डर चुके हैं कि वो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर जो लगातार देश के अंदर जनता की आवाज, विपक्ष के रूप में जनता की आवाज बने हुए हैं, उनके ट्विटर अकाउंट बैन करवा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि हम डरे नहीं हैं। हम हर कीमत पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और आपसे लड़कर आप जितने केसों में फंसा लीजिए, हम डरेंगे नहीं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर, तमाम इन सपनों को लेकर उनको पूरा करेंगे और इन संघी एजेंडों को हमेशा के लिए खत्म करने की जो ये तो बात आपने बता दी कि भाई बीजेपी ने या फिर जिसने भी जो किया, लेकिन मेरा सवाल था कि कांग्रेस कहां है इस बार पश्चिम बंगाल में? देखिए, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी तैयारी कर रही है और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से आपने बात करी कि भाई किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी चल रही है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट की भी बिल्कुल तैयारी कर ली है और तमाम जो कांग्रेस के कैंपेनर हैं वो भी जगह जगह विधानसभाओं में उतर चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती के साथ जितना भी लड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बार इस संघीय एजेंडे को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा और हाफ पैंट से बेशक फुल पॉइंट में आ गए हो, इनको पूरी तरीके से बंगाल से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। मैं वापस आऊंगा संदीप जी, वापस आऊंगा। निरंजन जी आपके पास आता हूं। निरंजन जी, आपको क्या लगा? तीनों प्रवक्ताओं को सुन लिया आपने। क्या इस बार बंगाल में दीदी के कल्याणकारी कार्यों और दादा के परिवर्तन के वादों के बीच की लड़ाई है? क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए अनुपम जी, निश्चित रूप से राजनीति का सीधा सा फलसफा है, राजनीति समझाने और भरमाने का खेल है। कहीं पे भी कोई सत्ता पक्ष है वो समझाने का प्रयास करता रहता है और जो विपक्ष होता है वो भरमाने का प्रयास करता रहता है। जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने वहां पे चार्जशीट पेश की है और इतनी बड़ी फेहरिस्त उन्होंने बताई है जनता के साथ वहां क्या क्या अन्याय हो रहा है, किस तरीके से वहां सरकार इतना वो कर रही है, लेकिन वो ये चीज नहीं बता पाए कि उसके बावजूद इतना अन्याय और इतना दर्द सहने के बाद में भी वो जनता 15 वर्षों से ममता बनर्जी को वहां सत्ता में बिठाए हुए है, क्योंकि ममता बनर्जी कोई तो तमंचे तीर तलवारों से तो वहां पे शासन में आई नहीं, आई तो वो वोटों के माध्यम से ही है। तो जिस तरीके से आप अपनी जब मार्कशीट जब आप अपनी तैयार करते हैं तो आप ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे कामों में ताकत होगी कि जनता हमारे को 12 वर्षों से केंद्र के अंदर बिठा के हमारे को केंद्र के अंदर शासन सौंप रखा है। तो भाई जब आपका ये मापदंड केंद्र के लिए है, ये मापदंड जब आपका किसी और राज्य के लिए, गुजरात के लिए है, तो वो मापदंड फिर मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में भी उसी मापदंड से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके लिए तो आप लीटर में नापेंगे और दूसरे के लिए किलो में नापेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने नाम दिया चार्जशीट, तो थोड़ा सा मैं जिसको कहते हैं एक मजाक के अंदाजे में ये बात अभी मेरे मन में आ रही थी, मगर शायद अमित शाह जी का चार्जशीट से पुराना अनुभव रहा है जब वो गुजरात के अंदर गृह मंत्री थे, तो इसलिए शायद उन्होंने ये चार्जशीट नाम दिया है। तो देखिए जिस तरीके से चार्जशीट और मार्कशीट का जो काम चल रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपोजिशन के हिसाब से चार्जशीट पेश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी मार्कशीट पेश कर रही है। अब अनुपम जी, जनता जो इस देश की है वो सब जानती है। जैसे जनता इतनी गुणी और इतनी विद्वान है कि वो किसी के बहकावे में या किसी के भुलेखे में वो नहीं आती है, वो सारी चीजों का गुणा भाग लगा करके जानती है। और वो सारा का सारा चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के बारे में, एक और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, 2021 के अंदर इन्होंने इतना जबरदस्त माहौल बनाया और जनता को वहां पे एक वर्ग को उद्वेलित कर दिया और चुनावों के अंदर जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि धरातल के ऊपर
कि यत्र तत्र सर्वत्र बीजेपी है। और उसके बाद में जैसे ही चुनाव हुए वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को उन्होंने वहां पे इस तरीके से छोड़ दिया। यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। केवल देखिए यही सब मुद्दे हैं, छुट भैया यही तमाम मुद्दे हैं निरंजन जी, जो आप देखिए चुनाव के दौरान आते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं चंद्रशेखर जी आपके पास आ रहा हूं। चंद्रशेखर जी, बहुत बड़ी बात कह दी थी निरंजन जी ने कि अगर आपकी जो चार्जशीट है, जो आरोप पत्र हैं 15 साल से या फिर 10 साल से ममता बनर्जी वहां है, आपकी चार्जशीट पर भरोसा नहीं है क्या जनता को? या फिर इस बार कुछ ऐसा कर दें कि भरोसा कर ले जनता? अगर भरोसा होता तो पिछली 2 बार से तो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता पूरा भरोसा नहीं कर पा रही। आंकड़े कब बढ़ते हैं? जब आदमी प्राइमरी से सेक्शन से सेकेंडरी जाता है, आंकड़े बढ़ते हैं। हम 2016 में 3 थे, 21 में हम 77 हुए। 10% की पार्टी 40% की बनी गई। अब ये जो पोद्दार जी बात बोल रहे थे कि ये है वो है, माहौल बनाया, कौन राजनीतिक दल नहीं बनाता है? अरे हम तो जनता को भरोसा दे, तभी ना भरोसा हुआ, 77 तक पहुंच गए। और कांग्रेस जो शिखर थी शून्य पे आ गई। कांग्रेस से नेता बात बोल रहे थे, उनको तो दुख हो गया कि उनका ट्विटर अकाउंट क्यों बंद हो गया, फेसबुक क्यों बंद हो गया। अरे जनता के लिए काम ही नहीं किए। बंगाल में 0 पे है, इनके नेता भाग जा रहे। ममता नहीं, अगर आप ये बात कह रहे कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं। विधानसभा में, लोकसभा में आपने देखा क्या लोकसभा में हमारे परसेंटेज, लोकसभा में तो आप घट गए। हमारे वोट क्या कम हुए? हाँ, मात्र 3% का परिणाम। ये तो राजनीति है। 3% मात्र हो जाता है। पर मेरी बात 3% अगर 1%, 0% भी आपकी जीत के लिए मायने रखता है। आपने अभी एक बात कही, ये चुनाव विनाश, विकास और विश्वास का है। विनाश जो टीएमसी ने कर रखा है बंगाल में, विकास जिसकी हम गारंटी देते हैं, और विश्वास की हम गारंटी देते हैं। क्यों कि पूर्व में जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां डबल इंजन की सरकार है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ। पर एक बात है, जो नारियों की इज्जत नहीं करेगा, महिलाओं के संगत, चाहे वो कोई हो, चाहे हमारे दल का नेता ही क्यों ना हो। आपने यूपी में देखा पार्टी ने किसको, आप ये कह रहे हैं नारियों का सम्मान, ममता दीदी तो आप पे पलटवार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी महिला विरोधी है। आज ही कह दिया आपके चार्जशीट के खिलाफ कि बीजेपी ममता विरोधी है। लक्ष्मी योजना जो चल रही है आपके यहाँ, लक्ष्मी भंडार योजना, उसका जिक्र कर दिया कि भाई उसके खिलाफ है। ये आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए जी। किसी जरूरतमंद बहन को 2000 रुपए देकर उसकी जीवन लीला समाप्त करना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। 1% नारी सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक संप्रदाय विशेष संदेश खाली में महिलाओं को इस तरह उठा के ले जाता है मानो खेत से कोई सब्जी उठा के ले जा रहा हो। मैं जवाब लेता हूं। सोफिया खान है हमारे पास। सोफिया जी, ऐसे लेकर महिलाओं को जैसे खेत से सब्जी ले गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। यादवपुर सुनिए, यादवपुर, उसके बाद दुर्गापुर, आरजीकर, क्या है बंगाल? सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, सुन लीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं। सोफिया जी जवाब दे रहे हैं। सोफिया जी जवाब दीजिए। चंद्रशेखर जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, पूरे देश की छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में आप लोगों के 12 साल, आपके टाइम में मैंने नहीं बोला, आपके टाइम में मैंने नहीं बोला, इनको म्यूट कीजिए। सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए भाई। और 1 महीना सुनना, उसके बाद आपको दिल्ली चला जाना है। रुक जाइए, सुन एकदम चिंता न करें आप। बस 1 महीना ही सुनना है हम लोगों को, उसके बाद 5 साल आप लोग नजर नहीं आएंगे। 1 महीना के बाद बंगाल के लोगों को मुक्ति मिल बंगाल की जाएगी। जनता को सुनने दीजिए। बंगाल की जनता, सुनिए, बंगाल की जनता जानती है, ये आप लोगों के लिए और जो बंगाल में नहीं रहते उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पश्चिम बंगाल में आपके 12 सांसद हैं और 65 आपके विधायक हैं। उन लोगों ने क्या किया है, क्या ब्लूप्रिंट किया है, क्या आप लोगों ने अब तक क्या किया है इतने सालों में, वो बता दीजिए जरा जनता को आकर। बता रहे हैं ममता बनर्जी को कोसने, कांग्रेस को कोसने के सिवा आज भी आपके पास अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है, अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आप अच्छा मुख्यमंत्री बताएं ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया। अरे आपने क्या किया है वो बताइए ना, जनता के पास वोट लेकर जाएंगे किस लिए? ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया, आपने क्या किया है भाई? पश्चिम बंगाल के मनरेगा के पैसे रोके, 2 लाख करोड़ रुपए श्रमिक के रोके दिए गए, भ्रष्टाचार का नाम लेकर
भ्रष्टाचार का नाम लेकर, अरे जो हम सब पर चोरी आए हैं, की। पर जनता तो अपनी थी। अरे जनता तो क्यों आपकी है? थी। आप जो लोग जनता के चोरी साथ कर क्यों रहे आप हैं? लोगों ने अन्याय अरे किया? कार्ड चोरी क्यों है आप लोगों ने आपके, आवास पैसा योजना दे के देंगे? पैसे रोके? नहीं क्यों देंगे। हमने मनरेगा के ये पैसे मोदी रोके? सरकार है, इसका जवाब कौन मनमोहन देगा? सिंह की नहीं है जो सब जाएंगे। कुछ नहीं है। पैसा भी FIR देंगे, के नाम हिसाब पे भी आपने लेंगे। हियरिंग लगाई, फिर भी आपने आपने 76 चोरी लाख की। लोगों के नाम काट 100 दिए। दिन में क्या फर्जी वो लोग कार्ड आपने भरते नहीं डाले, है? कितने रोहिंग्या और कितने राशन में बांग्लादेशी मिले? चोरी की, आप कहिए ना चुनाव आयोग को कि अलकतरा लिस्ट जारी घोटाला कर दे। किया, बताइए, जनता अम्फान में पूछना चाहती है 1000 कि करोड़ कितने की रोहिंग्या चोरी और की आपने। बांग्लादेश मिल गए? कौन आपके जिम्मेदार था नेता जो जाकर जेल में पहलगाम है, में लोगों को आतंकवादियों ने मारा? चोरी की कौन है आपके जिम्मेदार था जो नेताओं दिल्ली ने। में ब्लास्ट करता है? कौन जिम्मेदार था जो पुलवामा में अटैक किया था? क्या वो लोग अरे पश्चिम शर्म बंगाल से करिए, होकर गए पुलवामा की थे? बात जरा एक बता दीजिए करेक्शन ना आप बंगाल लोग। में पुलवामा आप में लोगों के चली गई, पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपके कोई पास कुछ ब्लूप्रिंट भी नहीं नहीं है, है। कोई करप्शन विकास की की बात नहीं है। सरकार आप लोगों का अब यहाँ पे नहीं धर्म का दरकार, राजनीति, पहली बात तो वो फ्लॉप है, करप्शन की वो नहीं चलने सरकार वाला। अब नहीं दूसरी बात है, दरकार। काम कीजिए, काम 26 का कीजिए, 5 चुनाव साल और काम कीजिए, बीजेपी जनता के बीच में लाओ रहिए, जनता और जरूर टीएमसी आपको 5 भगाओ। साल के बाद सोच 26 सकती है। का चुनाव बीजेपी लाओ, टीएमसी आपको मंत्री भगाओ। है, जनता कर सकती है, आपके लेकिन दिन 5 लग साल काम गए, करना होगा, चिंता न प्रवित करें। करना होगा। आप पश्चिम बंगाल के बोले ये लोग भ्रमित होने चार्जशीट वाले गलत नहीं है, है। पश्चिम मैं बंगाल के आपको मुसलमान चैलेंज से करता ज्यादा हूँ। आप हिंदू बोले ये वोटों से, घटाया फर्जी सुन है, लीजिए, हिंदू सोफिया वोटों से खान ममता बताए बनर्जी बहुमत के साथ जीती कल है, राम क्योंकि मंदिर ममता के बनर्जी जुलूस हिंदू में मुसलमान क्यों सिख ईसाई हुआ की आवागढ़ में राजनीति नहीं हमला? करती, ये वो लूटने जनता के वाले, लिए काम करती है, पश्चिम बंगाल के हम लोगों के लिए काम करती अनुप्रवेशकारी है। को वो भगाएंगे। भ्रमित चलिए मैं नहीं आप दोनों को करती। रोकता हूं, आप लोगों आप की दोनों को तरह रोकता हूं, मत करें। चंद्रशेखर हिंदू जी, सोफिया मुसलमान जी, इंडिया पाकिस्तान नहीं करती। आप दोनों आपस हमारे में पास बात कर रहे हैं और मुद्दे आपस हैं, में एक दूसरे की 15 बात साल भी नहीं से सुन हमारी पा रहे। रिपोर्ट कार्ड मुझे है, ऐसा उसके लग रहा है। आधार सोफिया पर जी, वोट मांगेंगे। सोफिया जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, ये लड़ाई तो यहां देखिए ऐसा लग रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। हाँ, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है, लेकिन आप कहां हैं? क्या आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस मजबूती से बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात कर रहे थे नारी सम्मान की, जिनके नेताओं के नाम जिन बीजेपी के नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आ रहे हों, जिसका सबसे बड़े नेता का नाम अलग अलग महिलाओं के संग अलग अलग तरीके से आ रहा हो, मधुकर जो पुरानी एक वो है ऐसी, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी ने जिनकी किताब लिखी, उन्होंने कैसे कैसे आरोप अब लगा रहे हैं, वो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। जिन हरदीप सिंह पुरी एस्टिन जैफरी से मिलते हैं और ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। किस तरीके का नारी सम्मान करते हैं आखिर बताएं? ना संदीप जी, देश के अंदर हाथरस के अंदर दलित उत्पीड़न होता है, ये नारी सम्मान की बात करते हैं। देश के अंदर महिलाओं पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नारी उत्पीड़न की बात करते हैं। गुनहगारों के घर पे एप्स्टीन फाइल पर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी, एप्स्टीन फाइल पर क्या कहेंगे? नहीं खिलाई जाती है, झूठ है, बोल दीजिए झूठ है, नहीं खिलाई जाती है, बोल दीजिए झूठ है। धर्म देख के हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है। नरेंद्र मोदी एक महिला विरोधी नेता है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी एक महिला विरोधी नेता है। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी। पूरे देश के अंदर, पूरे देश को गैस के लिए, बर्दाश्त नहीं पेट्रोल के लिए, करेंगे। पूरे देश जो को देश के नागरिक का पैसा लूटेगा अगर उसको किसी का जेल हाथ है जाना वो होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का हक है। अगर पूरे देश को अंदर बिल्कुल त्रासदी मची हुई है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार है, पूरी कैबिनेट है, कांग्रेस मुक्त भारत होने की कगार पे है। कहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर मुसलमानों जहाँ वीरन के देश के पांव अंदर पड़ते हैं वहीं सांप्रदायिकता राहुल बाबा जहाँ पूरी जाते तरीके से हैं हिंदू मुस्लिम वो सरकार की चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं। जिस चुनाव का प्रचार करते हैं प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। फाइल पर 2 शब्द बोलिए। राहुल नहीं है, राहुल हरदीप सिंह पुरी से पूछ के आइए, हरदीप सिंह पुरी से पूछ के आइए। राहुल कांग्रेस के राहुल है, राहुल नहीं है, राहुल है, राहुल। और कांग्रेस पे राहुल की दशा लगी रहेगी, चिंता न करें। चंद्रशेखर जी, आपके जुमलेबाज नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी सब पर भारी है। राहुल गांधी अब भी भारी है, सदन के अंदर डरते हैं, राहुल हमेशा भारी होता है, सदन के अंदर के लिए भी भारी है। राहुल गांधी के सामने वो आने से देश बहुत जलते हैं, नरेंद्र मोदी खोलते हैं, क्या बोलते समझ नहीं पाते। राहुल जी क्या बोलते समझ नहीं महिला आता। सांसदों से खतरा हो जाता है। बंगाल में कांग्रेस का पार्षद था, संसद के अंदर अपने ही महिला सांसदों से खतरा है। आदरणीय संतोष पाठक जी, किस हाथों में ये सोचना चाहिए, अपने फेसबुक अकाउंट को लेकर चिंतित मत होइए कि आपके अकाउंट ब्लॉक हो गया, चिंता न, खुल जाएगा, 1 महीने बाद खुल जाएगा, चिंता न, आश्वासन दे रहे हैं, होती है।
आश्वासन दे रहे हैं। देखिए कंटेंट गलत दिए होंगे, चिंता न करें संदीप जी। संदीप जी, तो आपको कांग्रेस को आश्वासन बचाइए। आपकी तरफ से मिल रहा चंद्रशेखर है? जी, आपसे आश्वासन जरूरी है। न्याय की लड़ाई, मेरा ट्विटर अरे अकाउंट किस ब्लॉक न्याय हुआ की है। बात करते सुनिए हैं आप? चंद्रशेखर जी, मेरा कांग्रेस ट्विटर करता है करप्शन के मेरा साथ ट्विटर राहुल गांधी चंद्रशेखर राहु जी, बन के बैठे हुए हैं, क्या बात करते हैं मेरा आप? ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ है। मैं आपका न्याय की खुल लड़ाई जाएगा, लड़कर डॉक्टर बाबा वो साहब नियम अम्बेडकर है के मेटा संविधान का। के चिंता, तहत न्याय अब की लड़ाई बाबा लड़कर साहब उसे को वापस मानने लेकर वाले नहीं आऊंगा। है। चले मैं रोकता मंच हूं में संदीप राहुल जी, गांधी को उसे वापस एक लेकर दलित आऊंगा। पर डिबेट में आ जाते हैं, नेता आपस में हमला हो रहा है ऐसा लग रहा है। निरंजन जी आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर, जो बात बताई जा रही है भय भरोसे की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, ये नैरेटिव ऐसा बन गया है या फिर बनाया जा रहा है, या फिर चुनावी मुद्दा तक रहेगा? चुनाव खत्म, नैरेटिव खत्म? देखिए अनुपम जी, मेरा तो यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बातों पे भरोसा की करें तो अभी 5 वर्षों के अंदर, जो अभी 2021 के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रचार माध्यम पश्चिम बंगाल की बातें कर रहे थे, अगर उसी चीज को अगर हम पूर्णतः सत्य मान ले, जैसे आज ये बातें कर रहे हैं, इनको अगर सत्य माने और उनको भी सत्य माने, तो मेरे हिसाब से इन 5 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर हाहाकार मच जाना चाहिए था, वहां पे नरसंहार हो जाना चाहिए था, वहां की अर्थव्यवस्था जो है वो गड्ढे में चली जानी चाहिए थी, वहां पे भूखमरी की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। यानी निरंजन कि जी कहने हुई का है। तात्पर्य ये है कि देखिए, राजनीति के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल खड़ा करने के अंदर उस आज की तारीख में उसके सानी कोई भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे 2014 की, तो आप मुझे एक बात बताइए अनुपम जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आए थे कि भाई बहुत हुई भ्रष्टाचार की बात, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद में क्या हुआ, एक भी भ्रष्टाचारी, कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई और, उनको एक भी कन्विक्शन आपने करवाया पिछले 12 वर्षों के अंदर? जब आप केवल आरोप लगाने तक भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आप केवल सब्जबान दिखाने तक प्रचार की बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि धरातल पे कोई चीज आपकी दिखाई नहीं देती। जिस आदमी के ऊपर आप 80,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का कल आरोप लगा करके आते हैं सार्वजनिक रूप से मंच से रैली पे, उसी आदमी को दूसरे दिन जाकर के आप अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता में भी कमी आई है और लोकप्रियता में भी कमी आई है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उस समय इनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, ये कह रहे थे पश्चिम बंगाल में हम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे हमारी स्वीकारोक्ति हो रही है, या यूं कहें कि जनता के अंदर इनको समर्थन मिल रहा है। तो वही मापदंड कांग्रेस के साथ भी लगाया जाना चाहिए ना, कि जब कांग्रेस 44 से लेके 99 तक पहुंची है, तो इसका मतलब जनता के अंदर, केंद्र की बात करें तो जनता के अंदर कांग्रेस की तरफ भरोसा बढ़ा है, यानी कि कांग्रेस की तरफ भरोसा बढ़ा है तो मतलब मोदी सरकार की तरफ भरोसा घटा है, क्योंकि 303 से 240 पे आए हैं। तो इसका जवाब ले अगर लेते हैं वही निरंजन जी। अपनाएंगे तो फिर 3 से 77 पर आ गए, कांग्रेस 99 पर आ गई। क्या लग रहा है आपको चंद्रशेखर जी? भरोसा आप कह रहे कि आप पर बढ़ रहा है बंगाल में, ठीक है, एकदम 3 से बढ़ रहा है। 77 आ गए, जनता आज कांग्रेस भी भी आ गई, तो उन पर भरोसा नहीं है? आज भी जनता आधी आबादी भारत की विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के एक इशारे पे उनकी बातों को मानते हैं। और ये जो बात कर रहे पोदार जी, ये इनकी बातों में क्या बंगाल में, अरे अत्याचार होना चाहिए, जनता तो तरसता है, जहाँ कानून का राज ही नहीं है, सत्ता का कानून। आप बंगाल में आइए तो सही। अभी देखिए, कल एक घटना रामनवमी की थी, एक निहत्ते जो जुलूस आ रही थी, बासंती में हमला कर दिया गया, उसी को मारा गया थाने के, और पुलिस कहीं कुछ नहीं है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस बढ़ रही है। अरे भाई, जब तक राहु की दशा रहेगी कांग्रेस में, हम तो चाहते हैं लोकतंत्र है। यदि कांग्रेस बढ़ती है, ये बोलते चुनाव आयोग पे दाग लगाते हैं, चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो कांग्रेस कैसे बढ़ गई? उसको तो खत्म कर देना चाहिए। जवाब ले लीजिए, निरंजन जी जवाब दे रहे हैं। निरंजन जी जवाब दे दीजिए। हाँ, साथ में मैंने अनुपम जी ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी घटी है, 303 से 240 पे आई है। ये इन्होंने उस बात पे कोई चर्चा नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा शासन बता रहे थे, भी क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे भाई, पश्चिम बंगाल के अंदर अगर इतना क्रूर और इतना
राक्षसी शासन चल रहा है, तो फिर केंद्र के अंदर आप 356 का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? केवल आप जनता को टेलीविजन पर बताने के लिए आपने कहा केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है, केंद्र के अंदर आप गृह मंत्री है, लगाइए 356 सरकार बर्खास्त कीजिए, वहां पर जनता इतनी पीड़ित नहीं गिरा सकते। लेकिन वास्तविकता क्या है अनुपम जी? केवल चुनाव के अंदर बयानों की बाजीगरी है, भाषणबाजी की बाजीगरी है, और जो हजारों करोड़ रुपए की जो अकूत संपत्ति है वो विज्ञापनों के ऊपर खर्च होती है, और जनता को जिस तरीके से भरमाया जाता है। आज मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से 2 साल पहले राजस्थान के अंदर बात कर रहे थे लाल डायरी और पता नहीं ये क्या ऐसा वैसा। केंद्र में भी आपकी सरकार, ईडी भी आपके पास, सीबीआई भी आपके पास, सारी की सारी आईबी सारी आपके पास। वो लाल डायरी कहाँ पे है भैया? राजस्थान के अंदर भूल गए? यानी कि सुन लेते हैं गुद्दार जी, सुन लेते हैं, सुनते हैं चंद्रशेखर जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सोफिया जी के पास आऊंगा मैं। हाँ, जवाब दे रहे हैं चंद्रशेखर जी, जवाब दीजिए। गुद्दार जी, आपने कही राजस्थान की बात, विनम्रता से आप राजस्थान के लोगों को पूछ लीजिए। आप बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, आप बंगाल में आइए, आप आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा। अच्छा चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, कहाँ पे उन्होंने ये वो किया था, वो रॉबर्ट वाड्रा की जमीन बताइए मुझे। जो आप हरियाणा में सरकार बनाने से पहले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो रॉबर्ट वाड्रा की जमीन बताइए। खसरा बताइए, आपने निकाली हुआ है। अरे बेल पे है ये नेता। आप हरियाणा में जब शुरुआत में चुनाव लड़ने गए थे 2014 के अंदर, तो आप ये कह रहे थे ना कि बेल पे है, वहां पे बहुत कानूनी प्रक्रिया है। मैं सवाल का जवाब भी ले लूंगा। मैं सीधे आपके चंद्रशेखर जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप भी शायद बंगाल में ही रहते हैं, तो आपका घर से निकलना मुश्किल हो गया होगा फिर तो। ऐसा है भाई साहब, यहाँ पे एक घटना पे एफआईआर करना भी दुर्लभ होता है, मेल करना पड़ता है। और आप हम भाजपा के सिपाही डरने वाले नहीं है। आप सोफिया जी, ऐसा है क्या? सरकार एफआईआर नहीं होती आपके यहाँ, मेल करना पड़ता है, चंद्रशेखर जी घर से नहीं निकल पाते हैं? सोफिया जी जवाब दीजिए, ऐसा है क्या? अनुपम जी, निवेदन है, आप उनको म्यूट कीजिए, या बीच में बोल रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हम लोग। उसमें कर्मी को मार दिया गया। सुन लेते हैं चंद्रशेखर जी, मेरा एयर टाइम है तो मैं अकेला बोलूंगा। सोफिया जी बोलिए। हाँ, ये पता नहीं किस पश्चिम बंगाली, शायद बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात है, फिर बोले अरे चुप रहिए महाराज, चुप रहिए, दिख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, आपका धैर्य बिल्कुल नहीं है आपके अंदर। देखिए चंद्रशेखर जी, आपके जो केंद्र में सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की जो अत्याचार जो केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के ऊपर कर रही है, अकेले एकमात्र ममता बनर्जी ही है जो उसको आड़े हाथ लेकर, महिला होने के बावजूद भी वो लड़ रही है। ईडी का रेड करवाया, एसआईआर करके लोगों के नाम काटे, और लोगों के नाम, ये बांग्लादेशी के नाम नहीं काटा इन लोगों ने, पश्चिम बंगाल वासियों के नाम काटे हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर उन्होंने ऐसे लोगों को लेकर गई, उन वोटरों को लेके गई जिनको मृत घोषित करके नाम काट दिए गए हैं। तो ऐसे आप सोच लीजिए कितने ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं जो जीवित हैं, लेकिन फिर भी उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अन्य और भी कारणों से उनके नाम को काट दिए गए हैं। और रीजन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक्चुअली में पश्चिम बंगाल में ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने चैलेंज लिया हुआ है, क्योंकि ये लोग कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ले लो भाई, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तो इनको दे नहीं रही है। इनकी जो है वो बिल्कुल चल नहीं रही है पश्चिम बंगाल की जनता के सामने। तो इन लोगों ने क्या किया, बैकडोर, जिसको कहते हैं पीछे के रास्ते से, पश्चिम बंगाल की जनता अगर वोट नहीं देगी तो पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम ही काट दो, न रहेंगे लोग, न देंगे वोट। तो ये जो इनकी जो ये जो नीति लेकर चल रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल के जो बाकी जो वोटर्स आज भी वोटर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। अभी 77 ये कह रहे थे, 77 नहीं है, मैं इनको करेक्ट करूंगी, अब ये 65 है। 65 से घटकर अगर ये 50 से नीचे ना आ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। मैं कह रही हूं दावे के साथ, 50 पार नहीं कर पाएगी भाजपा, क्योंकि इनकी जो नीति है ना, ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये विकास का इनके पास आज तक, मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैनिफेस्टो बता दें अपना, किस मुद्दे पर ये चुनाव सोफिया जी कह रहे हैं कि बीजेपी रिवर्स जाएगी, ये बता देना, बीजेपी रिवर्स जाएगी, आप कह रहे हैं ये मुद्दा है।
या जनता के लिए कुछ करना है, ये मुद्दा है। तो आप हमको रोल मॉडल बताइए ना, आपने कहां पर महिलाओं के लिए काम किया है? क्या आपने मणिपुर की महिला को बचाया था जब वो नग्न परेड कर रही थी? क्या आपने उस महिला जो हमारी जो मेडल जो लाई थी हमारी महिला पहलवान, उसको बचाया था जब आपके ही लोगों ने उनके साथ घर्षण किया था, आपके ही लोगों ने उनके साथ मोलेस्टेशन किया था, लेकिन आज भी वो सांसद में कॉलर उठा के बैठ रहे हैं। कुलदीप सिंगर तो याद है ना, आपके ही लोग बिल्किस बानो के कातिल भी हैं और रेपिस्ट भी हैं, वो लोग को फूल मालन आप लोग करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं की आप चिंता मत कीजिए, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए दीदी है। एनसीआर रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ सबसे कम क्राइम किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो जाकर गूगल कर लीजिए। वाट्सएप यूनिवर्सिटी की मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रही हूँ, एनसीआर की रिपोर्ट की बात बता रही हूँ। एनसीआर की बात मत पश्चिम करें, बंगाल की चिंता आप ये मत कीजिए। बताएं यहाँ पे कि महिलाएं 2 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे भी आपको नजर आर्मी आएंगी। में बहन को मारा गया या नहीं? सोफिया जी आप बता दें। यादवपुर में मनोज मिश्र ने उस बहन के संग रेप किया या नहीं? दुर्गापुर में किया या नहीं? आप आए ना। 0% क्राइम रेट है पूरे देश में। 0% क्राइम रेट में चाहिए। ये 5 घटनाएं हुई या नहीं? संदेश खाली में बहनाओं के संग अत्याचार हुआ कि नहीं? महिलाएं सुरक्षित, मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ। अगर हम तुलना करें, मैं सिर्फ बंगाल की बात करूंगा। आपको हो रहा है वहां से अगर तुलना इधर करेंगे उधर तो की आज बात भी न पश्चिम करें, बंगाल अव्वल है। बोलिए आज भी काफिला पश्चिम लुटा के। बंगाल में महिलाएं इधर उधर की बहुत बात ज्यादा न सुरक्षित है। करें, आपकी ही भाषा में। नहीं है, राजस्थान हरियाणा जैसा नहीं है। आपके लोग एब्सटीन फाइल में पाए जा रहे हैं। आप आपके लोग चिंता महिलाओं मत के साथ करिए। दर्शन आप करके विकास संसद में बैठते रहते हैं। विकास जी की हमारे बात तो यहाँ मत अगर करिए। इस तरीके का कोई कानून करता अपना है काम उसको हम करेगा, लोग जो निलंबित कर गुनहगार देते होगा उसको हैं। सजा हमारे पार्टी मिलेगी। में उनको नई जगह मिलती है, हमारे जो पार्टी में गुनहगार रेपिस्ट के लिए है जगह नहीं है। उसको सजा मिलेगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी गुनाह किया है वो बख्शा अरे नहीं सजा तो जाएगा, आप लोगों को चाहे वो कितना देशवासियों ने बड़ा दिया था। नेता हो। 400 पार का मैं नारा दिया था ना। सोफिया जी, चंद्रशेखर 240 जी, पे आकर आप अटक दोनों गए। को रोक रहा हूं। आप संदीप शाह 240 कुछ से कहना शुरू चाह रहे हैं। होकर 100 संदीप पे जी, आकर अटक जाइएगा 2029 हाँ में। सोफिया जी, मैं थोड़ा रोकना चाह रहा हूं। संदीप जी 99 तक पहुंचे आप। निरंजन जी को भी बहुत उम्मीद है कि भाई आप पर भी जनता भरोसा कर रही है। 99 तक पहुंचे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे लग रहा है आपको? क्योंकि यहां लड़ाई देखिए सामने सामने, क्या आपका तो जिक्र नहीं कर रहा है कोई? देखिए, जिक्र हमारे जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के तमाम नेता, वो विधानसभा वार लगातार तैयारियां जोरों पर वहां पर जा चुके हैं और लगातार संगठन के अंदर भी अहम भूमिका निभाते हुए मजबूती से बूथ बूथ तक तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो देशव्यापी ट्रेंड बन रहा है कि अगले भाई चुनाव की क्या? अभी राहुल तो गांधी को प्रत्याशियों आज का देश तय नहीं नेता हुआ है। मानने को तैयार है और नरेंद्र समय मोदी नहीं की है केंद्र के अस्वीकारता नेताओं के पूरे पास। देश में बन चुकी है। नरेंद्र अगली मोदी की बार के लिए लोकप्रियता तैयारी देश कर के रहे हैं अंदर से क्या? खत्म होती हुई दिख रही है। इस बार तो लगता नहीं है। चंद्रशेखर जी, मैं आपकी तरह गुंडों की तरह मैं बीच में नहीं बोला आपकी तरह। ये लफाड़िया आदमी को बिठा दिया, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। भाषा की मर्यादा रखनी हैं? चाहिए संदीप जी। अरे तो आप जब देखिए हम इनके वो बीच में बीजेपी नहीं के बोल नेता रहे हैं, आपको भी जब मैं कांग्रेस सीएम नेता कह रहा हूं, बिल्कुल सोफिया वैसे ही खान शब्दों की बोलती मर्यादा के साथ बात सोफिया करेंगे। खान बोलती हैं तो चंद्रशेखर बोलते हैं, निरंजन बोलते हैं तो चंद्रशेखर बोलते हैं। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के न्यायालयों पे कब्जा करेगी, सीबीआई ईडी पे कब्जा करेगी, अब टीवी पे कब्जा करेगी, कहां का कब्जा करेगी? आप दो शब्द रखने की बात जब भी बात करते हैं आप बीच में बोलते, फिर कहते हैं आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेन जगह जो देशव्यापी ट्रेंड बना है, मैं आपको और भी तमाम इस तरीके की चीजें बता दूं। 4-5 प्रकरण जो देश के अंदर अभी और भी हुए हैं, जिसको लेकर बंगाल के अंदर भी उनकी काफी चर्चा है। अभी एक वीरेंद्र गुप्ता फौजी हैं जो दिल्ली के अंदर सोने विहार में एक डबल पुस्ता रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर लगातार एफआईआर और मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी का विधायक है कपिल मिश्रा, जो उनको लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है श्याम मीरा, वो गैस किल्लत को लेकर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, उनको नोएडा पुलिस ले जाती है। मुकेश मोहन, जो कि नितिन गडकरी के लिए एक वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया जाता है। आप सोचिए, देश के अंदर इन छोटे छोटे तमाम जो गली कूचों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर, मुकदमे, जेल, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की यही रणनीति है। राहुल गांधी की नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी की रणनीति है संदीप जी, कि नहीं हो रहा है एफआईआर, नहीं सुन रहे हैं कोई? ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि इनके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठे। बीजेपी चाहती है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई बोले ना। बीजेपी चाहती है कि प्रेस, मीडिया, सब कुछ बीजेपी के अंडर में चले, लेकिन नहीं चलेगा।
कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वतनप्रस्त लोग ऐसे हैं जो कभी भी देश के अंदर भारतीय मैं जनता पूछ पार्टी लेता हूं की चंद्रशेखर जी, स्वीकारता नहीं चंद्रशेखर जी करेंगे। आरोप क्यों लग कभी रहे भी हैं? संघ के एजेंडे सब को कुछ स्वीकार नहीं कब्जाने के करेंगे हम आरोप लोग। लग रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा आरोप क्यों? पूरा विपक्ष यही कह रहा है। देखिए, विकास जी की बातों को मैं एकदम ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने जो भी कहा, मैं एक ही भाषा में कहूंगा, संदीप जी, कानून सबके लिए है। यदि किसी ने गुनाह किया है, सजा उसको मिलेगी। इन्होंने कहा 50 करोड़ का नितिन गडकरी जी का, मैं मुझे वो जानकारी पर दावे के साथ कह सकता हूं, यदि 50 करोड़ नितिन गडकरी जी ने किया है तो उस यूट्यूबर ने कहीं ना कहीं सत्य से खिलवाड़ किया है, कहीं ना कहीं झूठी भ्रामित खबर, तो भ्रामित खबर तो फैलाने नहीं दी जाएगी। हाँ, आपने सच लिखा है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कौन रोका आपको? किसने मना किया है? आप बोलते, मान लीजिए आपने लोकल थाने में आप गए होंगे, आपने कपिल मिश्रा जी का उल्लेख किया, लोकल थाना उनके प्रभाव में होगा, आप कोर्ट में जाइए, मेल करिए, संविधान है भाई, संविधान से देश चलेगा, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा जी। यही देश है जिसमें अमित शाह जी को भी जेल में जाना पड़ा था, मोदी जी पे भी आरोप लगे थे। जो बरी होंगे वो बरी होंगे, इसमें हम और आप कानून नहीं चलाते। हम तो सत्ता में रह के कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलेगी। सोफिया जी ने बोली थी कि वो एथलीट्स के संग, आपको जानकारी होगा, भारत सरकार ने उनको पद मुक्त कर दिया था, निकाल दिया था, उनको टिकट नहीं दी, और अभी वो कोर्ट से बेगुनाह साबित हुए। वो पता चला कि वो पूरा परचम जो था वो कांग्रेस का सजाया हुआ गेम था। के सारे वो लोग जो दूध के धुले हैं, वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं, तो पूरा जनता जानता है। आप लोग सबको जो है ना क्लीन चिट मिल जाता है हर एक गुनाह करके, वो कोई नई बात नहीं है। प्रोवोकेशन दिया, ये प्रमाणित है कोर्ट में, हमने नहीं है, हमने तो निकाला, सजा दी, उनके बेटे को जेल गए वो। हाँ, सही बात है। किसानों को कुचलने वाले आपके जो भाजपा के, सुनिए, किसानों को जिसने कुचला था उसको भी आपने सजा दी थी, देश ने देखा है। उन्होंने कहा किसानों को कुचलने वाले भी आपके भाजपा के ही लोग थे। ईडी ने रेड मारी कोयले चोरी के, देश ने देख लिया है कितना सजा दिया आपने। जैन के घर पे, और मुख्यमंत्री तिलमिला गई। मानो के जो रेपिस्ट है ना, उनको कैसे राजा की जान था वो भी देश ने देखा है। भाग के गई, फाइल चोरी कर ली मुख्यमंत्री। मैं आप सबको रोक रहा हूं, घर में रेड पड़ी। चंद्रशेखर जी, चार्जशीट जारी हो गया, उसके बाद आरोप लगाए गए कि भाई सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ताक पर है, पश्चिम बंगाल में सीमा की सुरक्षा ताक पर है। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो आप लोगों ने फंड रोक कर रखा है वो सुरक्षा की बात ना करे पश्चिम बंगाल में। क्या वाकई ऐसा है कि आप लोगों ने फंड रोक लिया है? देखिए, भारत की सरकार ने फंड रोका है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल से, संविधान सबके लिए है। इनके सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत ज्यादा विसंगति पाई गई। इनके जो खाते थे उस खाते में वो व्यक्ति नहीं है जो उसको मालूम नहीं है कि उसका खाता है, पैसे जाते थे, मैं आपको प्रक्रिया डीएम के थ्रू पैसे निकलते थे। तो ये पूरा एक मैनेज सिस्टम चलता था जिसके ऊपर भारत सरकार ने अंकुश लगा दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट होगा, जिसके अकाउंट उसके खाते में जाए। अब इनको दर्द हो गया, पैसे सिर्फ वही रुके, बाकी सब फंड के पैसे रिलीज है। उस जो 100 दिन के रोजगार में मनरेगा में सरकार ने घोटाला किया है, तो घोटाले का पैसा तो नहीं मिलेगा इनको, वो मैं भी बता दूं आपको, वो नहीं मिलेगा जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होगा, चाहे कितनी बोल दे। बाकी ये बताइए, यदि पैसा नहीं मिलता, जीएसटी है इनको मिल रहा है, अन्य सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवा मिल रहा है, नेशनल हाईवे मिल रहा है। मैं वापस आता हूं आपके पास चंद्रशेखर। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी, ये जो 14 लिस्ट हैं चार्जशीट के जो आरोप लगाए गए, इनमें कई सारे करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, सिंडिकेट राज, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन क्राइसिस, और भी देखिए घुसपैठ है, पॉलिटिकल वायलेंस है। घुसपैठ की बात कही जाती है, सीमा सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन आरोप ये लग जाते हैं कि भाई सीमा सुरक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में, उनकी जिम्मेदारी है। तो फिर ये आरोप लगाने के मायने क्या है? देखिए, ऐसा है अनुपम जी, जो घुसपैठिए और ये जितनी भी बात कर रहे थे, आपको पता होगा कि अभी कुछ महीनों पहले झारखंड के अंदर चुनाव थे, तो सारे के सारे घुसपैठिए झारखंड से घुसपैठ कर रहे थे। मैं एक बार रोकूंगा, मैं चुनाव आए तो मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, सिर्फ बंगाल की बात करें, ये इधर की बातें ना करें। झारखंड में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, आप बंगाल पे बात कर रहे हैं, मुद्दा बंगाल का है।
इनके पास हाँ, बंगाल का एक भी हाँ, शब्द नहीं है निरंजन जी हाँ, के ठीक पास। है। हाँ, अब अनुपम जी बंगाल की सुनिए, बात करें, अनुपम अब जी बांग्लादेश अन्ना चले जा हजारे रहे एक बात झारखंड कहते चले थे जा कि रहे, जब आप नाक मत दबाते जाइए तो आप। मुंह खुलता है, और कहीं ना कहीं अब ये मुंह खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिनको अब सुनना भी इतना समझ लीजिए कठिन लगने लग गई बात, जो सच्चाई अब ये कह रहे बिहार की बात मत कीजिए, वो तो आप भूल जाइए, वो तो वो गजनी स्टाइल की राजनीति थी। वो तो जब बिहार में चुनाव करने गए थे ना, उस टाइम याददाश्त थी, उसके बाद में चुनाव खत्म, याददाश्त खत्म। जो राजस्थान में चुनाव और याददाश्त खत्म, बंगाल में चुनाव हो जाएंगे वहां याददाश्त खत्म, उसके बाद में पंजाब में चुनाव होंगे तो वहां की नई याददाश्त खड़ी हो जाएगी। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं कि ये वो पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए काला धन बाहर से लाऊंगा। बाहर से तो काला धन का 1 रुपया आया नहीं। यहाँ दिल्ली, यहाँ भारत की जो जनता गाड़ी कमाई से खून पसीने से पैसा कमाती है, उनकी जेब टटोलने लग गए। दिखाइयो तेरे पास काला धन है क्या, दिखाइयो तेरे पास काला धन है क्या। यानी कि कुछ गंदी मछलियों को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा तालाब सुखा दिया। चाहे उसके अंदर आप नोटबंदी की बात कर लीजिए, चाहे उसके अंदर आप तमाम जो इन्होंने उपाय किए 2020 तक सारे के सारे वो सबके सामने है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, और हुआ क्या, उनकी जो आईएसआई है उनको उन्होंने पठानकोट में बुला लिया, खुद वहां पे बिरयानी खाने चले गए। लाल आंख भी हमने देख ली कितनी लाल आंख थी। यानी कि सीधी सी बात है अनुपम जी, ये वो पार्टी है जो यूसीसी के नाम पे वोट मांगती है और यूजीसी लेकर के आ जाती है। वोट मांगते हैं यूसीसी पे और ले आते हैं यूजीसी। तो भाई साहब अब जो है, मेरे सहित तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चश्मे का कहीं ना कहीं जो धुंधलापन था वो अब क्लियर हो गया है। और एक बात और, अभी जैसे संदीप भाई कह रहे थे, अब तो पहले मैं इस चीज को नहीं मानता था। जब मैं पिछले 8 वर्षों से कहीं ना कहीं सरकार समर्थित बातें कर रहा था ना, तो मेरे को कभी किसी ने नहीं टोका। लेकिन जैसे ही मैंने अभी पिछले शनिवार को एक टीवी चैनल के ऊपर, राष्ट्रीय समाचार चैनल के ऊपर, मैंने सरकार से कुछ प्रश्न पूछ लिए, वहां से सीएम कार्यालय से एंकर के नौकरी बचानी मुश्किल हो गई। उन्होंने कहा भाई साहब, या तो आप अपनी जो है भाषा, अपनी जो विचारधारा है इसको परिवर्तित कीजिए, या फिर हम आगे से आपको, मैंने कहा भैया विचार मैं अपने ही रखूंगा, आप मुझे टीवी पे बुलाइए मत बुलाइए, कोई अखबार मेरे लिखे हुए को छापे, कोई पत्रिका छापे, मैं अपने विचार नहीं छोड़ सकता। नहीं, आपने अपने विचार कैसे बदल लिए, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। तो मैं तो ये कह रहा हूं अनुपम जी, आज सरकार को भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लोकप्रियता के अंदर कमी आ रही है। आज इनको भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से सरकार की जो जुमलेबाजी है सबको ये समझ में आ रही है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको बार बार कहता हूं, पिछली डिबेट में मैंने आपको बोला था, जिन नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज के ऊपर 4 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, वो लोग आज ये मान के चल गैस के अंदर पैनिक बाइंग से नहीं बच रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उनको भरोसा नहीं हो रहा। सरकार, चलिए मैं वापस आऊंगा, निरंजन जी वापस आऊंगा। सोफिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सोफिया जी, टूटा है ना, ऐसा तो डर नहीं है कि 3 से 77 पहुंच गए, अब आपका जो आंकड़ा 215 उसको भी पार कर जाए, ऐसा डर तो नहीं है टीएमसी को? बीजेपी बहुत जोश में है। 77 से 65 हो गया है और 18 से 12 हो गया, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और अब देखिएगा आप, मैं कह रही हूँ दावे के साथ, ये 50 पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल में काम अगर करते तो उसके आधार पर ये कम से कम मुंह दिखाने के लायक रहते। लेकिन इन लोगों ने तो सिर्फ वही, मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये पूरे देश में वही इंडिया पाकिस्तान, वही हिंदू मुसलमान, इनके पास और कुछ भी मैटर नहीं है। अभी जो देश की जो हालात है, वो गैस सिलेंडर को लेकर हो या एक पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, अरे भाई इसको जरा क्लेरिफाई कीजिए। लोग जो है कतारों में लगे हैं ताकि डीजल पेट्रोल खरीद सके। लोग जो है आज प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया उन्होंने कि कोविड जैसे हालात नहीं है, वो हालात अलग थे, लॉकडाउन नहीं लगने वाला, हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला, मैं कह रही हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। मैं वो बात कह रही हूँ कि देश में लोग ऑलरेडी एक कोविड जैसी भयानक चीजों में लोगों ने अपनों को गवाया है, तो उस चीज का रेफरेंस चलिए मुझे संक्षेप में बता दीजिए। आप तो सोफिया जी वापस आ रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ इन लोगों को आकर टीवी पर या लोकसभा में या ट्विटर में बोलना चाहिए। जैसे ये चंद्रशेखर जी भी हैं, वो बस कुछ ना कुछ उल जलूल यहाँ पर आकर बोलना है, उनको स्क्रिप्ट मिला हुआ है। चलिए एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए सोफिया जी, छोटा सा सवाल, कितनी सीटें जीतेगी टीएमसी? छोटा सा सवाल, बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए।
टीएमसी कितनी सीटें जीतेगी सोफिया जी, संक्षेप में बताइए बस। क्या बोल रहे हैं? 294। ये बीजेपी कह रहे हैं, टीएमसी कितनी सीटें जीत रही है? नहीं टीएमसी की बता रहा हूँ, ये 294 जीत जाएंगी। 230 पार है, 230 पार है। हमारा चैलेंज हम खुद होते हैं, हमारे लिए चैलेंज बीजेपी नहीं है, टीएमसी कौन सी चलिए, ये तो चुनावी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, शुक्रिया क्योंकि इस डिबेट में आप चर्चा में शामिल हुए। और कौन जीतेगा कौन है हारेगा ये जनता तय करेगी, चुनाव का परिणाम तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो मुद्दे तय हो रहे हैं, राजनीति तय हो रही है और देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार सबसे दिलचस्प लड़ाई चुनाव में पश्चिम बंगाल की होने वाली। थोड़ा इंतजार करते हैं, परिणाम आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।